स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम्स की क्वालिफाई करने की तैयारी में लगे होंगे। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा में इस बार विषय है राष्ट्रपति पर। और राष्ट्रपति पर हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी मुद्दे हो सकते हैं, जितने भी डायमेंशंस और उनके आयाम हो सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल और परसों राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इस पर चर्चा की। फिर उनके राष्ट्रपति के टेन्योर, उनके कार्यकाल पर चर्चा की। और कल ही हम लोगों ने राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जा सकता है, उसकी महाभियोग की प्रक्रिया को देखा। हमने राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों के बारे में भी चर्चा की। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों पर चर्चा करने से पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक जो प्रश्न बन सकता है उस पर थोड़ा सा हम बात कर लें। वो प्रश्न ये बन सकता है कि राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद में कोई व्यक्ति क्या कोई और पद धारण कर सकता है जब उनका टेन्योर पूरा हो जाए? देखिए, राष्ट्रपति पद पर आपने 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद में आप भारत के एक सामान्य नागरिक हो जाते हैं। आप एक वोटर के रूप में तो होते हैं, आप एक मतदाता के रूप में तो होते हैं। तब ऐसी स्थिति में आप किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, आप जो चाहें वो चुनाव लड़ सकते हैं। वो अलग बात है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने भारत देश का सर्वोच्च पद धारण करने के बाद किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन लड़ने के ऊपर कोई भी रोक नहीं है, ऐसा कोई किसी एक्ट में प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन इस प्रकार का बना हुआ नहीं है। तो चुनाव में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इसको आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करना चाहते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। और राष्ट्रपति की शक्तियों में भी बेसिकली हम बात करेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन से हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम लोग राष्ट्रपति की पावर्स को पढ़ रहे हैं तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। और आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण सारी जो पावर्स हैं व्यवहार में, सारी शक्तियां व्यवहार में संसद को प्राप्त हैं, या यूं कह दीजिए हमारी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं। हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति और संविधान के तहत, राष्ट्रपति को संविधान के तहत बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, वो इनका इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर करते हैं। और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति की शक्तियों को हम पढ़ेंगे। एक बात इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन भारत के संविधान में इस संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं कर रखा है। ऐसे कई सारे मौके हैं और आज हम उन मौकों पर बात करेंगे कि वो कौन कौन से मौके हैं जिन पर राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति स्वविवेकीय शक्तियों का इस्तेमाल जरूर करता है, कुछ परिस्थितियों में करता है, लेकिन कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का उल्लेख नहीं है। हम आते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के ऊपर। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53 ये कहता है संघ सरकार की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, यूनियन गवर्नमेंट की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति के पास होंगी। इस बात का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 53 में। और अनुच्छेद 53 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, राष्ट्रपति अपने इन कार्यपालिका शक्तियों संबंध शक्ति का उपयोग अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से करेगा। तो मेरे हिसाब से बात यहीं पर स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के लेकर हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है। जरा वापस सुनिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी और राष्ट्रपति अपने इन पावर्स का इस्तेमाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, और सबऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पर मंत्रिपरिषद से है। इसका मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। जरा आइए, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है, कौन सी पावर का यूज करता है?
भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाएंगे? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको लेकर बहुत से विवाद हुए हैं। आपने कर्नाटक का विवाद भी देखा होगा। इसको जोड़कर ही आपको बताने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। बहुमत दल का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी लोकसभा में टोटल कुल 545 सीट हैं। 545 में से 2 राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है, बचे 543। इन 543 में जिस दल के पास, या यूं कह दीजिए जिस गठबंधन के पास 272 यानी 272 जो सीट होंगी, उसे माना जाएगा बहुमत दल। मैजिक फिगर, जादुई आंकड़ा 272 का है। जिस राजनीतिक दल को या जिस गठबंधन को लोकसभा में 272 या 272 से ज्यादा स्थान मिलते हैं, उस दल के नेता को लोकसभा में बहुमत दल का नेता मानते हुए राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रपति स्वविवेकीय शक्ति का इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, मैंने भी कहा है ना कि राष्ट्रपति की वो स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन जरा ये देखिए, लोकसभा में चुनाव हुए, लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जादुई आंकड़ा नहीं मिला, तब ऐसी स्थिति में ये पूरी तरह से राष्ट्रपति का स्वविवेक है कि वो किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। राष्ट्रपति यहाँ पर चाहें तो वो सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। राष्ट्रपति यहाँ चाहें तो वो सबसे बड़े दल को छोड़कर, उन्हें अगर ऐसा लगता है कि कोई गठबंधन ज्यादा सक्षम है बहुमत जुटाने में, तो ऐसी स्थिति में वो उस बड़े गठबंधन को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति का स्वविवेक है कि वो किसी सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित करें। ये राष्ट्रपति की का पहला अवसर है जहां राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। और आपको याद रखना है कि अगर कोई 40 सीट वाला बोल दे कि मेरे पास बहुमत नहीं है, तब क्या होगा? देखिए, ये राष्ट्रपति का स्वविवेक है। 40 सीट क्यों, 5 सीट वाला भी हो तब भी क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति का विवेक यदि ये कहता है कि उनका जो गठबंधन है वो सरकार बनाने में सक्षम है, ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति का स्वविवेक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को न केवल नियुक्त करते हैं बल्कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अब आपको यहाँ पर याद रखना है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, इस बात का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में नहीं है। उसका कारण है, प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं वो एक्चुअल में प्रधानमंत्री की कोई शपथ नहीं होती। वो जो शपथ लेते हैं वो मंत्री के रूप में ही उनकी शपथ होती है। दैट्स व्हाई प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, इस प्रकार की शब्दावली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है। जरा तीसरा पॉइंट देखें, और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री अनुशंसा करेंगे और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मिनिस्टर्स जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर नियुक्त किए जाएंगे। आप यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री जो लिस्ट भेजेंगे राष्ट्रपति के समक्ष कि आप इन लोगों को मंत्री बनाइए, क्या राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री बनाएंगे? जी हाँ, प्रधानमंत्री के द्वारा जो नाम भेजे गए हैं राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री बनाएंगे। और ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो किस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपति न केवल मंत्रियों को नियुक्त करेंगे बल्कि उन्हें शपथ भी दिलाएंगे, ये भी राष्ट्रपति का काम है। इसमें इतनी महत्वपूर्ण बात क्या है जिसको मैं कह रहा हूं कि आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा? एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर्स इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, या यूं कह दीजिए कि ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। इस संदर्भ में राष्ट्रपति की कोई भी भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति मंत्री को केवल नियुक्त करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं। और आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, मंत्री हमेशा पद की शपथ लेता है, ना कि विभाग की। अर्थात यदि
आपको रक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप रक्षा मंत्री पद की शपथ थोड़ी लेंगे। आप ये थोड़ी कहेंगे मैं फला फला व्यक्ति रक्षा मंत्री पद की शपथ लेता हूँ, जी नहीं। वो मंत्री पद की शपथ लेगा, किसी विभाग की शपथ नहीं लेगा। विभागों का बंटवारा हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के संबंध में, इस संबंध में कौन सा कार्य नहीं करते? नंबर 1, मंत्रियों को नियुक्त करना। नंबर 2, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना। नंबर 3, मंत्रियों को शपथ दिलाना। नंबर 4, मंत्रियों को बर्खास्त करना। इसमें याद रखिएगा, विभागों का बंटवारा करना राष्ट्रपति का काम नहीं है, ये प्रधानमंत्री का काम है। बाकी सारे काम राष्ट्रपति करता है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो अगला है, और वो पॉइंट है आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 में बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। एक्चुअली में जो 77वां अनुच्छेद है उसमें 2 बातें लिखी हुई हैं। एक तो लिखा हुआ है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, इस बात का उल्लेख है आर्टिकल 77 में। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, हम अक्सर ऐसा ही कहते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन से अनुच्छेद से ये विदित होता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है? मुझे लगता है कि आर्टिकल 77 इस बात का आधार बनता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि अनुच्छेद 77 वो अनुच्छेद है और एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें यह लिखा हुआ है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। एक तो 77 में ये बात लिखी हुई है। दूसरा जरा देखें क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 77 में। दूसरी बात और लिखी हुई है जो अक्सर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती है। मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ, लगता है कि मुझे कि आपको थोड़ा बेहतर ढंग से समझ पाएगा। अनुच्छेद 77 में एक बात तो ये लिखी हुई है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण लिखी हुई है वो है राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच में ये जो विभागों का बंटवारा किया गया है, इन विभागों के बंटवारे के संबंध में एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल यानी कार्य आवंटन के नियम बनाएंगे राष्ट्रपति। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 77 में है। विद्यार्थियों को अक्सर ये बात समझ में नहीं आती कि मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा जब प्रधानमंत्री कर देते हैं तो अलग अलग विभाग के संदर्भ में बहुत सारे नियम बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे रूल्स बनाने पड़ते हैं। आर्टिकल 77 ये कहता है कि कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाते हैं, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कार्य आवंटन करना और कार्य आवंटन के नियम दोनों अलग अलग हैं। कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखें। और इवन अनुच्छेद 77 से इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। अनुच्छेद 77 के संदर्भ में आर्टिकल 77 में देखिए कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है। 77 के संबंध में सही कथन को छांटिए। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। नंबर 2, राष्ट्रपति केंद्र सरकार में कार्य आवंटन के नियम बनाता है, दोनों ही सही है। नंबर 4, दोनों ही सही नहीं है। याद रखिएगा ये दोनों ही सही है। आर्टिकल 77 बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में मुझे लगता है अनुच्छेद 77 के बाद में यदि कोई और बढ़िया सा अनुच्छेद है तो वो है आर्टिकल 78। बहुत बारीकी से समझना। वर्ष 2013 यूपीपीसीएस के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। जो बात आर्टिकल 78 में लिखी हुई है वही बात 167 आर्टिकल 167 में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में लिखी हुई है। चूंकि अभी हम लोग राष्ट्रपति के टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध कैसे होंगे इस बात का उल्लेख कर रखा है आर्टिकल 78 में। तो जरा देखें आर्टिकल 78 क्या कहता है। आर्टिकल 78 में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, टुकड़ों में पढ़िएगा, सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। आर्टिकल 78 ये कहता है, क्या कहता है 78? मैंने कहा बहुत बारीकी से सुनना है। आर्टिकल 78 मुझे लगता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को बखूबी परिभाषित करता है और बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। 78 में पहली बात ये लिखी हुई है कि राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन शेयर इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन। देश में क्या चल रहा है, देश की शासन व्यवस्था में, देश के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 78 में ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद में आर्टिकल 78 में दूसरी बात क्या लिखी हुई है? पहली बात तो है शासन व्यवस्था कह दीजिए या फिर प्रशासन कह दीजिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूसरी बात लिखी हुई है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि निर्माण
विधि के संबंध में क्या प्रोग्रेस है, विधि के संबंध में क्या चल रहा है, विधि निर्माण के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं राष्ट्रपति, ऐसा आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 78 की तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये लिखी हुई है, वो कभी भी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अपने पास बुलाकर किसी भी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा कराने के लिए कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल SC/ST एक्ट के संदर्भ में 98 का जो सन है, वो सुप्रीम कोर्ट का 20 मार्च 2018 को निर्णय आया था, SK महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र के बारे में निर्णय था। और वो मामला क्या था उसके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे। इसमें एक निर्णय आया और निर्णय के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि इसका थोड़ा सा विरोध हुआ था, हिंदुस्तान के अलग अलग भागों में इसका विरोध हुआ। सरकार के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को बुला कर कह सकते हैं कि आप इस विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाइए, क्योंकि आप लोग जानते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी विषय पर प्रधानमंत्री को कह सकते हैं आप इस पर चर्चा कीजिए, मंत्रिपरिषद में चर्चा कीजिए। आर्टिकल 78 के तहत ये सारी बातें राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। और सबसे बड़ी, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। इट्स द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यह प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उनको उपलब्ध कराएंगे, ऐसा 78 में लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि आर्टिकल 78 भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में कैसे संबंध हैं उन्हें बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित करता है। 78 के तहत राष्ट्रपति ये सब कुछ प्रधानमंत्री से ले सकता है। और नीचे लिखा हुआ है ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि बहुत सारी मांगी गई सूचना उनको उपलब्ध करवाए। तो ये सारी बातें कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आती हैं। अब आपको याद रखना है कि आजकल कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में बहुत बढ़िया प्रश्न आर्टिकल 77, 78 के तहत पूछे जाते हैं। अब आप देखिए और क्या क्या करता है राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और जो महान्यायवादी का पद है उसका उल्लेख आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में कर रखा है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत सी सिंपल बात है, इसमें क्या याद रखना है, ध्यान रखने वाली बात है आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की न केवल नियुक्ति करते हैं बल्कि उनको शपथ भी दिलाते हैं। जरा देखिए 3 शब्द हैं, उनके नियुक्त करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे, इसके अलावा उनको शपथ दिलाएंगे यानी ओथ दिलाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो आपको याद रखना है प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। महान्यायवादी तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक राष्ट्रपति उन्हें अपने पद पर रखना चाहेंगे। यानी महान्यायवादी के संदर्भ में राष्ट्रपति को 3 पावर्स प्राप्त हैं, उनको नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे, उनको शपथ दिलाएंगे और महान्यायवादी तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति उन्हें उस पद पर रखना चाहते हैं, यानी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति भारत के CAG नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG की राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं, शपथ भी दिला रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, वो नियुक्त करेंगे CAG को, शपथ दिलाएंगे CAG को, प्रसाद पर्यंत शब्द यहाँ पर याद नहीं रखना है। CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता है। CAG को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जाता है आगे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस विधि से हटाया जाता है उसी विधि से CAG को हटाया जाता है। और ये प्रश्न वर्ष 2011 सेकंड ग्रेड SST में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या था मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रश्न था इनमें से कौन सा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। वहां एक ऑप्शन था महान्यायवादी और एक ऑप्शन था महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक था राज्यपाल और एक था केंद्र सरकार के मंत्री। आप जानते हैं राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। अभी बताया था कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। याद रखिएगा CAG को नियुक्त करेंगे, शपथ दिलाएंगे, प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के पद पर प्रसाद पर्यंत CAG नहीं रहता है। और क्या करते हैं राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति भारत के राज्य, जितने टोटल राज्य हैं भारत के, उन राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उन राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। एक दूसरी बात, भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुदुचेरी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो 3 संघ शासित प्रदेश हैं, इन तीनों संघ शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है, जिसे हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, एलजी कहते हैं। एलजी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। साथ ही साथ बाकी जो 5 केंद्र शासित हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जिनमें प्रशासक होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आपको याद रखना है कि ये जो राज्य हैं उनके राज्यपाल दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार में एलजी और बाकी वाले केंद्र शासित प्रदेशों में या संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की न केवल नियुक्ति करते हैं, बल्कि ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दैट इज प्रसाद पर्यंत। ये राज्यपाल, उपराज्यपाल और ये प्रशासक सब लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर बारीकी से देखें, महान्यायवादी में हमने नियुक्त करना लिखा, महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और हमने लिखा कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। थोड़ा ढंग से देखिए, सीएजी में हमने लिखा कि प्रसाद पर्यंत नहीं रहता, हमने लिखा सीएजी को शपथ दिलाएंगे, सीएजी को नियुक्त करेंगे, और सबसे पहले देखिए नीचे देखिए, राज्यपालों को नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति, और सभी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अब हमने यहाँ पर शपथ शब्द का प्रयोग नहीं किया। आपको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन जो बारीकियां आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, जहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, उनको थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, उसमें अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। एक शब्द है प्रसाद पर्यंत। कई सारे मित्रों को इस बारे में पूछना चाह रहे होंगे और समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें अपने उनके पद से हटा सकता है, इसका मतलब ये है प्रसाद पर्यंत। लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो मैं चाहता हूँ इसको भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपके मन में आ रहा होगा कि प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या राष्ट्रपति की इच्छा है? आपके शायद मन में आ रहा होगा कि प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति का स्वयं विवेक है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, स्वयं विवेक अलग चीज है, प्रसाद पर्यंत अलग होता है। स्वयं विवेक का मतलब होता है कि ऐसी बातें जिनको राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है, और जब हम लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, इसका मतलब है कि मंत्री परिषद जब उन्हें एडवाइस देगी, कथन कारण में आ सकता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति पर निर्भर होते हैं। हमारे जो ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि स्वयं विवेक रहना और प्रसाद पर्यंत दोनों ही एक बात है। याद रखिएगा, स्वयं विवेक अलग चीज है और प्रसाद पर्यंत अलग चीज है। महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, ना कि राष्ट्रपति के स्वयं विवेक पर। नहीं, निरंतर हम लोग कार्यपालिका शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आर्टिकल 74 पर चर्चा ना करें तो मेरे हिसाब से बात अधूरी रह जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे हिसाब से ये वो आर्टिकल है जिसको पढ़ने के बाद राष्ट्रपति के पास कितनी पावर्स हैं, क्या राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है या फिर कभी राष्ट्रपति वास्तविक शासक भी बन सकता है, इस आर्टिकल को देखने से पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जरा देखें क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में। मैंने आपको पहले से कह रखा है कि हमेशा आर्टिकल को टुकड़ों में पढ़िए, सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। आगे लिखा हुआ है इस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री मुखिया होगा, और आज के इस आर्टिकल 74 में ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर यानी सलाह पर कार्य करेगा। आगे लिखा हुआ है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए यानी रिकंसल्टेशन यानी पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 74 में लिखा है। जरा वापस देखें, राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, इस मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे, और आगे लिखा हुआ है राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और मेरे हिसाब से आर्टिकल 74 सारी कहानी को बयां कर देता है कि राष्ट्रपति के पास कितनी ताकत होगी। ये सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, राष्ट्रपति जो कुछ भी करेंगे इस मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करेंगे, ऐसा आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आर्टिकल 74
अब देखिए अभी जो पीछे एग्जाम हुआ है उसमें बहुत बढ़िया सा प्रश्न पूछा, और उसमें क्या पूछा गया था, इनमें से वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, थ्री ऑप्शन आर्टिकल 76, और ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 78। अब देखिए अभी जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर वैसा का वैसा सवाल आ जाए तो हमारा सीधा सीधा आर्टिकल 70 नंबर 4 74 हो सकता है इसका, है ना, सीधा सीधा आंसर आ जाता है, क्योंकि आर्टिकल 74 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को बताता है। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं था, प्रश्न इस तरह से था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को कौन कौन से अनुच्छेद परिभाषित करते हैं, और ऑप्शन कुछ इस तरह से थे। ऑप्शन नंबर एक और दो, ऑप्शन बी 1 2 3, और ये ऑप्शन थे, और ऑप्शन सी था उसमें 1 2 और 4, और ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 नहीं 1 2 3 हाँ और 4 भी लिखा हुआ था, नहीं चारों के चारों इसमें शामिल कर दिए गए। अब बताइए इसका आंसर क्या है। इंडिविजुअल होता तो मैंने कहा इसका आंसर सीधे सीधे 78 आ जाता, 74 आ जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आर्टिकल 74 भी है आंसर, आर्टिकल 75 भी है और 78 भी है, यानी 1 2 एंड 4 यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होता। अब आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए है 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को कुछ तो बताता है। 75 क्यों होगा, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। 75 और में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को बताता है। 78 तो बताता ही बताता है, हमने बहुत डिटेल में बात की। 76 का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 76 में महान्यायवादी का उल्लेख कर रखा है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ये सारी बातें कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में है। जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कल वापस आएंगे और कल सारे जितने भी प्रश्न आपके लेजिस्लेटिव पावर और प्रेसिडेंट व्यवस्थापिका से संबंधित जितने प्रश्न होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, अर्थात राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, हमें कमेंट करते रहिए, और कमेंट में ये जरूर बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ, अपना प्यार अपना स्नेह ऐसे ही हमें देते रहिए। और वादा हमारा भी है आपसे कि आप जब तक सफल नहीं हो जाते हैं तब तक हम आपको ये फ्री क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन ये ड्यूटी बनती है आपकी कि जो हम फ्री क्लासेज आपको उपलब्ध करा रहे हैं उन फ्री क्लासेज का आप अच्छे से यूटिलाइज करें, ताकि आप जब परीक्षा में एग्जाम हॉल में जब बैठे हों और जब आपके सामने प्रश्न पत्र आए तब जो जो पढ़ाया गया है वो आपको टिक करना है, वो आपके माइंड में एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये हमने पढ़ा था और कब पढ़ा था कहाँ पढ़ा था, ये सब आ जाना चाहिए। और जो क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तब हम समझेंगे कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो रही है। आप सफल हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो रही है, और आप अपने जीवन के पथ पर अग्रसर बढ़ते रहें। साथ ही इसके मुझे दीजिए अनुमति, कल फिर मिलते हैं राइट टाइम राइट जगह और एक नए टॉपिक पर, जो होगा